हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाज के बारे में कि जो औद्योगिक समाज है हमारा। औद्योगिक समाज से मतलब है कि वो समाज जो कि उद्योग कर रहा है, यानी कि नई नई चीज़ें बनाना और उसको सेल करना। ठीक है। उसमें परिवर्तन कैसा आ रहा है, पहले हम क्या चीज़ें बनाया करते थे, क्या सेल करते थे, उसके बाद विकास क्या आ रहा है उसमें। उसमें हम क्या सक्सेस देखते हैं, ठीक है, उसका सक्सेस रेट क्या है, वगैरह वगैरह। ये छोटी मोटी बातें हम इसमें करेंगे। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि परिवर्तन जो है, जो औद्योगिक समाज है, वो आज भी है और तेजी से हम परिवर्तन कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। उसी के बारे में ही चैप्टर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे समाज की संकल्पना के बारे में। इसमें आपको बताएगा कि जो श्रम विभाजन है वो क्या होता है। श्रम विभाजन के बारे में आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि श्रम विभाजन का मतलब होता है श्रम को टुकड़ों में बांट देना। ठीक है। टुकड़ों से मतलब एक व्यक्ति को अलग अलग थोड़ी ना काटना होता है। श्रम विभाजन में मतलब जैसे कि एक एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी जो काम करते हैं, उनका काम है, वैसे सभी का काम एक ही है, सभी एक काम करते हैं, लेकिन जैसे कि जूता बनाने का काम है तो सभी वही काम कर रहे हैं, लेकिन उस जूते के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि वो बनाते हैं। जैसे कि नीचे का शोल होता है, एक शू हो गया हमारा। ठीक है। जैसे भी है आप देख लेना यार, ये शू एक तरीके से, तो ये जो नीचे वाला भाग है ये कोई और व्यक्ति बनाएगा। ठीक है। और जो ऊपर वाला भाग है ये कोई और व्यक्ति बनाएगा, इन दोनों को जोड़ने का काम तीसरा व्यक्ति करेगा। ठीक है। तो ये क्या है, श्रम विभाजन है। तो इसी एक काम को 3 से 4 लोग करते हैं। इसमें फीते भी होते हैं, ठीक है, लेस भी होते हैं, और अंदर के जो एक वो नहीं होता बिछाने वाला, पता नहीं तलवा, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो आपको रिलैक्स फील कराता है, वो आता है इसके अंदर। तो श्रम विभाजन का इस तरीके से आप समझ सकते हो कि श्रम विभाजन है, ये पहले नहीं था हमारे समाज में। वहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो एक व्यक्ति जो है पूरा काम वो करेगा। एक मतलब जूते बनाने का काम अगर किसी का है, कोई जूते बना रहा है, तो वो पूरा जूता अकेला ही बनाएगा व्यक्ति। ठीक है। कोई और के साथ वो काम नहीं करेगा। पूरा मतलब कि पूरा जूता रेडी करके वो लोगों को सेल करता था। वैसे ही एक चेयर देखते हो आप, चेयर बनाने का काम भी अब उसमें भी विभाजन हो गया है। देखो सभी काम, जितने भी आप काम देखते हो ना समाज में, अभी जो फैक्ट्री में अगर आप काम करोगे, कभी कंपनी में काम करोगे, तो आप वहाँ पे देखोगे कि सभी का काम अलग अलग होता है। काम बेसिक फैक्ट्री जूते बनाने वाली है, लेकिन उस जूते बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग। ठीक है। कुछ फाइनेंशियल काम भी होते हैं, तो वो भी उसके अंदर वो भी व्यक्ति चाहिए होते हैं। एक कुछ मैनेजर होते हैं, उसके अलावा कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों के काम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये क्या है, श्रम विभाजन है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक व्यक्ति पूरा काम करता था। ठीक है। मतलब इतने बड़े लेवल पे नहीं काम हुआ करते थे जितने कि आज होते हैं। आज आपको पूरी कंपनी देखने को मिलती है। ये पहले जूते बनाने का काम घर पे ही किया जाता था, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा जो है झंझट नहीं थी, मशीनें नहीं थी इस उस समय में। आज मशीनें आ गई है, तो हमें जो है अलग अलग काम करना पड़ता है, अलग अलग व्यक्तियों को एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट। तो इसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। उसके अलावा ये एक और बात कर रहा है कि जो औद्योगिकरण है उसने हमारे समाज को एक भी किया है। ठीक है। समानता भी लाई है उसके अंदर, जैसे कि रेलगाड़ियां हैं, इसके अंदर समानता लाई है। बसों के अंदर, साइबर कैफ़े में आपसे कहीं पे भी जाति भेदभाव नहीं होता है, आप जहाँ मर्जी जा सकते हो। ठीक है। जातिगत भेदभाव की बात कर रहा हूँ मैं, रेलगाड़ियों में, बसों में। ठीक है। साइबर जो कैफ़े होते हैं या सार्वजनिक स्थान जो होते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, आपसे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो लीगली गलत है। ठीक है। गैर कानूनी है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है। अगर आप महिला हो, आपके साथ कोई गलत काम कर रहा है, आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, या आप निम्न जाति से आते हो, आपके साथ कोई गाली गलौज कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है आपकी कास्ट को लेके, तो आप उसको दंडित करा सकते हो न्यायालय जाके। ठीक है, कोर्ट में। बाद में आता है भारत में औद्योगिकरण किस तरीके से जो है हुआ है, और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो भारत में औद्योगिकरण है उसकी विशेषताएं क्या है, खासियत। ठीक है। विशेषता से मतलब यहाँ पे नॉर्मली खासियत समझ लो आप। तो कह रहे हैं कि 1999 से 2000 में भारत में लगभग 60% लोग प्राथमिक क्षेत्र में थे। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, कृषि करना, ठीक है, खदान में काम करना, यानी कि कुछ उगाना। एक तरीके से उगाने वाला जो काम है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि हमारा पारंपरिक जो काम है वो कृषि ही है। पहले जो था हिस्ट्री में देखते हो आप, तो वो कृषि था। हमारे यहाँ पे उद्योग नहीं किए जाते थे, कृषि करते थे हम लोग।
उसके बाद 17% लोग 17% लोग दूसरा काम करते हैं, दूसरे क्षेत्र में है, उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, निर्माण, उपयोगिता। उत्पाद मतलब कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो जब आप या सर्विस देते हो उसको कहते हैं। तीसरा काम 23% लोग करते हैं, जिसके अंदर व्यापार यानी कि बिजनेस जो होता है, यातायात, वित्तीय सेवाएं जो होती है वो, यानी कि बैंक इसके अंदर आते हैं, और ट्रैवलिंग जो है आपकी रेलवे वगैरह आती है इसके अंदर। इसमें व्यापार यानी कि बिजनेस आते हैं, जो भी आप बिजनेस देखते हो अपने आसपास में वो सब आते हैं। तो ये क्या है, तीन क्षेत्रों में हमारी विशेषताएं ये है कि हमारा जो भारत देश है वो तीन क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब कृषि वाले लोग की संख्या कम हो गई है, कृषि पहले लोग बहुत ज़्यादा करते थे, अब कम करते हैं। और भारत में आज़ादी के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। ये कह रहा है कि रुई, जूट, कोयला, खाने और रेलवे भारत के प्राथमिक आधुनिक उद्योग थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती है कि भाई रुई है, जूट है, कोयला है, ये सारे प्राथमिक उद्योगों के अंदर हमारे आते थे पहले। हमारे भारत में यही काम किए जाते थे पहले। प्राथमिक मतलब जो कि पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उद्योग करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने तीसरी सेवाएं लेनी शुरू की। फिर अब शायद कुछ और भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। अभी तक हमारा यही है, तीन तक ही हम आ पाए हैं। आज़ादी के बाद सरकार ने आर्थिकी को प्रभावशाली ऊंचाइयों पर रखा, यानी कि इकोनॉमी को। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे ज़रूरी काम है आज, आप आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ज़रूरत है लोगों की आज, पैसा, करेंसी होनी चाहिए आपके पास, आपको खाने के लिए भी तभी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी आप काम करते हो, आपके फादर करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं। ठीक है हर एक व्यक्ति लाभ के लिए काम कर रहा है आज। इसमें सुरक्षा, परिवहन, संचार, ऊर्जा खनन, अन्य परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिनके लिए सरकार ही सक्षम थी, और यही ये निजी उद्योगों के फलने फूलने के लिए आवश्यक है। तो ये कही वही कह रहा है कि भाई निजी क्षेत्र के लिए भी आपको आर्थिक पहले खुद पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी किसी देश की गवर्नमेंट जो होती है वो पहले किसी भी क्षेत्र में खुद पैसा लगाती है। उसके बाद जो निजी क्षेत्र यानी कि कोई, जैसे कि मैं प्राइवेट व्यक्ति हूँ, तो मैं अपना पैसा उसमें लगा सकता हूँ व्यापार में, कि मुझे भी यही व्यापार करना है ताकि मैं लाभ कमा सकूँ। तो इसीलिए ये क्या है, गवर्नमेंट भी ऐसे चाल चलती है ताकि उद्योगीकरण ज़्यादा बढ़े, और प्राइवेट जो लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट करें ताकि ज़्यादा लाभ कमा सके ठीक है, इससे इससे उसका तो फायदा है ही, जिसने लाभ कमाया है या जो पैसा लगाया है जिसने, समाज का भी फायदा होता है। इकोनॉमी अगर आपने पढ़े होगे तो आपने अदृश्य हाथ के बारे में भी सुना होगा, नहीं अदृश्य हाथ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। उसके बाद आपका आता है भूमंडलीकरण, इसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और हिंदी में वैश्वीकरण भी कहते हैं इसको। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कुछ भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है यहाँ पे, उदारीकरण में गवर्नमेंट क्या करती है, जो पॉलिसीज थी अपनी पहले की, कि भाई लाइसेंस वगैरह लेना, ये सब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ठीक है, बहुत मतलब कुछ क्षेत्रों में तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, वो कुछ क्षेत्रों में कर दिया कि यहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जैसे कि पढ़ाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और तम्बाकू वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है गवर्नमेंट ने बनानी क्या है, कुछ क्षेत्रों को तो बिल्कुल फ्री कर दिया है कि आप जो मर्जी करो। ठीक है, कुछ क्षेत्रों के लिए थोड़ी बहुत पॉलिसीज रखी है उसी के बारे में ये बोलता है उदारीकरण। उसके अलावा भारतीय उद्योग में परिवर्तन कैसे हुआ कह रहा है कि 1990 में भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया, वही मतलब 90-91 के आसपास में ये हमने जो है उद्योगीकरण की नीति को अपनाया है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा आपको उदारीकरण के बारे में, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या होता है। मैंने बता भी दिया है आपको वैसे, कि उदारीकरण का मतलब होता है कुछ भी जो चीज़ें हैं वो उसको आप प्राइवेट हाथों में दोगे, उसके लिए नीति बनाना कि भाई सब कुछ फ्री है, आप आके इन्वेस्ट करो हमारे यहाँ पे। और जो लाइसेंस वगैरह की प्रणाली है वो कुछ ही क्षेत्रों के लिए है, मतलब गिने चुने क्षेत्र हैं उन्हीं के लिए हमने लाइसेंस बना रखा है, क्योंकि हमारे देश के लोगों की हेल्थ का सवाल है। उसके अलावा भूमंडलीकरण में आपका आता है, आप किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हो। ठीक है, अपना कुछ भी अपने सर्विस देनी है, आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आप किसी और देश में भी उसको सेल कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बना कितना रहे हो। राइट, अगर मेरे पास देखो, मेरे पास मान के चलिए 10 रोटी है खाने के लिए,
मैं बस 3 से 4 रोटी खा पाऊँगा या 5 रोटी खा पाऊँगा, बाकी की जो बची होगी मैं किसी और को दे दूँगा। तो इसी तरीके से देश में जितने की ज़रूरत है उतना कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मैं उसको बाहर भी सेल कर सकता हूँ। तो उससे क्या है, मेरा लाभ ही होगा, बाहर की करेंसी मेरे देश में आएगी, उससे मेरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है उससे। क्योंकि गवर्नमेंट फिर बाद में उसी पैसों को यूज़ करके पेट्रोल खरीदती है, जैसे कि डॉलर वगैरह चलते हैं पेट्रोल के लिए, तो डॉलर से पेट्रोल खरीदती है, और भी जो काम की चीज़ें होती है उसका आप ऐसे ही आदान प्रदान होता है करेंसी का। लोग काम किस तरह पाते हैं, ये भी एक काम है, तरीका है, मतलब कि लोगों की तरीका क्या होता है काम पाने का। आपको स्किल होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको काम मिल जाएगा। उसके बाद काम कैसे किया जाता है उसका कुछ तरीका बता रखा है कि भाई एक ऑफिस होता है, ऑफिस में आपको देखने को मिलता है मैनेजर है, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बॉस भी होता है उसके अंदर। बॉस का काम होता है सिर्फ बैठे रहना, वो देखता है कि भाई क्या क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ, सारा कुछ मैनेज करने का काम होता है मैनेजर का, तो वो सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। सब व्यक्ति को जितने भी वहाँ पे काम करते हैं कर्मचारी जो है सबको बोलेगा कि सही से काम करो, ठीक है, ऑर्डर चलाएगा, उसका काम है, वो बोलता ही है। उसके बाद वो सभी लोगों को जो है मैनेज करता है, और फिर कर्मचारियों से काम कराता है, वो काम करने के बाद जो पैसा आता है वो फिर सैलरी के तौर पे सबको मिलते हैं। तो ये क्या है, किसी भी स्थान पे काम करने का तरीका इस तरीके से ही होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कार्य व्यवस्था के बारे में। इसमें आपको बताता है कि जो खदान होती है ना, जिसमें आप जैसे कि कोयले की खदान होती है वहाँ पे काम करते हैं, हीरे की खदान होती है, सोने की खदान होती है, वहाँ पे काम करने की जो है एक तरीका होता है। तो उसमें पहले जो थे ना ये लोग कुछ प्राइवेट हाथों में थे, तो वो लोग क्या करते थे, ज़बरदस्ती कर्मचारियों से ज़्यादा काम कराया करते थे, यानी कि 12 घंटा 14 घंटा उससे भी ज़्यादा। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने देखा, उसके ऊपर एक कानून बना दिया, खदान एक्ट 1952, जिसके तहत उसमें एक निश्चित घंटे तय कर दिए गए हैं, और कार्य करने की तरीका तय कर देगा कि एक कर्मचारी इतना काम करेगा, उसको सैलरी उस हिसाब से दी जाएगी, ठीक है। सैलरी का भी निर्धारण कर दिया कि भाई इतनी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, और एक टाइमिंग और छुट्टी का भी जो है प्रावधान उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद घरों में होने वाले कुछ काम भी होते हैं जो कि आप घर में बैठे बैठे कर लेते हो। पहले के लोग तो ऐसे ही करते थे, घर में बैठे बैठे काम करते थे और पैसे कमाते थे। अब ये काम आपको फैक्ट्री में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बीड़ी वाला जो काम होता है, बीड़ी की बंडल जो होते हैं बीड़ी बनाना, ये घरों में भी होते हैं और फैक्ट्री में भी होते हैं। अब घरों में कम हो गए हैं, फैक्ट्री में ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि लैस बनाना, जरी बनाना, ब्रोकेट बनाना, गलीचे, कवर जो होते हैं एक तरीके से, और वो पेपर होते हैं ना पेपर, उसके भी एक लिफाफे टाइप का बनाने के होते हैं चिपका के, जिससे कि वो मतलब कि सही रहता है इकोनॉमिकली, हमारे जो पर्यावरण होता है उसको ख़राब नहीं करता। अगर आप कागज़ को बनाते हो, अब बहुत कम हो गई है वो सब चीज़ें। तो ये सब काम जो है घर पे होने वाले काम होते हैं, ये आप घर पे कर सकते हो, घर पे करते हैं। इसके बाद हड़तालें और मजदूर संघ और हड़तालों में क्या होता है कि भाई हड़ताल कब करता है कोई, जब उसको पैसे नहीं मिलते, ठीक है, टाइम पे पैसे नहीं मिलते, ज़्यादा काम कराया जा रहा है, मजदूरी कम दी जा रही है, और मजदूर संघ होते हैं। अब हड़तालें होंगी तो संघ भी बना जाएंगे, ठीक है, उन हड़तालों को एक तरीके से आग देने के लिए कि भाई ये जो हड़तालें हो रही हैं ये किसी एक क्षेत्र में ना हो, सभी जगह हो, ताकि सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले। और अगर किसी के साथ भी हो रहा है, वो किसी भी कारण से बोल नहीं पा रहा है, तो वो भी जो है उसको भी जागरूकता प्राप्त हो, मतलब वो भी जागरूक हो जाए उस चीज़ से। तो ये क्या है, आपने देखा होगा जैसे कि ऑटो वाले होते हैं, कभी कभी हड़ताल कर देते हैं अपनी, ठीक है, और बैठ जाते हैं कि भाई हम ऑटो नहीं चलाएंगे, बंद हो जाएगी ऑटो। बस वाले भी करते हैं कि भाई सैलरी बढ़ाओ, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि भाई सैलरी बढ़ाओ हमारी, तो हम नहीं काम नहीं करेंगे। तो ये क्या है, हड़तालें होती है ताकि अर्थव्यवस्था इससे क्या होती है, डगमगाई आती है। तो डर के मारे गवर्नमेंट या जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको उनकी जो मांगे होती है वो सुननी पड़ती है। तो ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के साथ गलत हो रहा है, वो गरीब व्यक्ति है, लाभ के लिए काम कर रहा है तो उसका लाभ होना चाहिए। तो ये रहा आपका आज का चैप्टर। आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है फीडबैक देने के लिए या कुछ और रिक्वेस्ट के लिए कि भाई आपको कुछ और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो बता सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।